पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो इसके पहले के जो चैप्टर हैं हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। तो बीच में जो चैप्टर आ रहा है इवोल्यूशन या जैव विकास वगैरह, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, क्योंकि उसमें थोड़ी कहानियाँ वगैरह हैं, तो उसको एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ वो है मानव स्वास्थ्य और रोग या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। एक चैप्टर बस मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग आराम से इसको भी ख़त्म करेंगे। और जो चैप्टर मैं इवोल्यूशन को छोड़ रहा हूँ, जैव विकास वाले हिस्से को, उसको मैं आगे चल के क्या करूँगा, आराम से कवर कर लूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिखने वाली चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा उसके लिए सोच रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ, उसको समझाने वाली बात आ जाएगी। तो फिलहाल उसको छोड़ ही रहे, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग, या उसी का इंग्लिश में जो नाम है वो नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। एकदम मज़े से आराम से ढंग से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि चैप्टर को मैं शुरू करूं, उस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के तौर पर ये छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये जितने भी बीमारियां हम पढ़ेंगे, चाहे वायरल वाला पढ़ें, चाहे बैक्टीरियल पढ़ें, चाहे प्रोटोजोआ वाला पढ़ें या प्लाज्मोडियम का पढ़ें, कुछ भी पढ़ेंगे बीमारियों से रिलेटेड हम, तो हम देखेंगे कि ये सारे वर्ड उसमें आते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस वर्ड्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब भी हम किसी बीमारी को पढ़ें, टाइफाइड हो गया या कॉलरा हो गया या हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है ना, इन सब बीमारियों के बारे में, तो इन सब के बारे में हमें पहले से पता रहे। तो आज मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर मानव स्वास्थ्य एवं रोग या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि उसमें जो शब्दावली है या जो शब्द आने वाले हैं वो अच्छे से पता चले। तो चलो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, तो पहले तो बात कर लो मानव स्वास्थ्य पे। तो मानव स्वास्थ्य क्या है, 7 अप्रैल को WHO ने क्या किया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्देश दिया, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है ना, 7 अप्रैल। हुआ क्या है कि जैसे कह रहा है कि मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीवन में तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, या अपना जॉब ही कर रहे हो, या घर का कोई काम कर रहे हो, या कोई बहुत ज़रूरी काम है जो तुम्हारे लिए बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो तुम उस काम को करके खुश नहीं रहोगे। 1 मिनट का थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक। नहीं, माइक ऑन है, मुझे लगा कि माइक बंद है। तो तुम्हारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो तुम फिर क्या करोगे। तो उससे बढ़िया ये है कि हम सबसे पहले किसको सही करें, अपने स्वास्थ्य को। जिसमें कह रहा है, जो पहला वर्ड लिखा है फिजियोलॉजी, या उसी को हम वर्किंग भी कहते हैं और हिंदी में कहते हो कार्य की। देखो, ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए हमारे शरीर में हर एक विशेष काम के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर वोकल कॉर्ड है, मैं सांस ले रहा हूँ तो मेरे अंदर फेफड़े हैं, मैं सोचने का काम कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ब्रेन है, मेरे शरीर में शरीर के सभी भागों में रक्त जा रहा है और शरीर के सभी भागों से रक्त वापस आ रहा है, तो हमारे अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र की क्रिया है, जिसमें हृदय, धमनी, शिराएं, आर्टरी, वेन्स, हार्ट, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए क्या है, किडनी है, ठीक है ना, जनन के लिए जनन अंग है। मतलब हर किसी काम के लिए हर एक विशेष प्रकार के क्या है, अंग है। तो उन्हीं अंगों के कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी या वर्किंग। तो मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है जिसके शरीर में सभी कार्यों के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उनके कार्यों की उनके कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। दूसरा शब्द है होम्योस्टैटिस, जिसको हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, समस्थैतिकता। जैसे अभी मैं जितने टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतने टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे रूम में, क्योंकि फ़ैन चला नहीं सकता, आवाज़ आएगी, एसी है नहीं कि रूम ठंडा रहे। तो मनुष्य अपने आप को वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार क्या कर रहा है, ढालने की क्रिया कर रहा है। और जब अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले रहा है तो उसका जो शरीर है एक अस्थायी दशा में बना हुआ है, मतलब वो बीमार नहीं हो रहा है। तो उसी शरीर को अस्थायी दशा में ढालने की क्रिया को ही क्या कह रहे हो, होम्योस्टैटिस। जाड़ा, गर्मी, बरसात, गर्मी के टाइम पे गर्मी वाले कपड़े, ठंडक के टाइम पे गर्म कपड़े, ऐसे ही हम अपने आप को वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार क्या करते हैं, ढालते हैं। और जब ढाल लेते हो तो उस शरीर को अस्थायी दशा में बनाने की क्रिया को ही क्या कह रहे हो, होम्योस्टैटिस या समस्थैतिकता। अब कह रहा है कि इन दोनों में हमारे शरीर के अंगों के कार्यों और हमारे शरीर की अस्थायी दशा को बनाए रखने के लिए अगर ये दोनों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं तो हम क्या होंगे, किसी रोग से क्या होंगे, ग्रसित हो जाएंगे। और जब किसी रोग से ग्रसित होंगे
तो हमारे शरीर के अंगों की जो फिजियोलॉजी है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, और हमारे शरीर की जो होम्योस्टैटिस है, अस्थायी दशा बनी हुई है, संतुलित रूप से ठीक ठाक मजे में चल रही है, वो भी क्या होगी, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों से संबंधित कुछ शब्द हैं, उसको मैं समझाने की अब कोशिश कर रहा हूँ। पहला शब्द है स्वभावजन्य या मूल रोग, या इसी को इंग्लिश में कहते हो इडियोपैथिक डिजीज। तो इडियोपैथिक डिजीज किसे कहते हो? देखो, ऐसे रोग जिसके वास्तविक कारण अज्ञात हो, मतलब हमें ये पता ही ना चले कि वो रोग कैसे होता है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी ही ना हो, तो ऐसे रोगों को हम कहेंगे क्या, इडियोपैथिक डिजीज या स्वभावजन्य या मूल रोग। जैसे कोरोना अचानक आया था, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी कि वो रोग कैसे होता है, उसका उपचार नहीं था हमारे पास, उससे बचने के तरीके नहीं थे हमारे पास। तो जिसको जैसा समझ में आया, गवर्नमेंट को जैसी गाइडलाइन समझ में आई, WHO की रिपोर्ट के अनुसार सबको गाइडलाइन देती रही, और लोग उसके धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने आप को बचाते रहे। तो कोरोना एक ऐसा रोग था शुरुआती दौर में जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो कोरोना को एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं क्या, स्वभावजन्य रोग या मूल रोग या इडियोपैथिक डिजीज। ठीक, देखो एक शॉर्ट नोट बनाया करो जो मैं बोल रहा हूँ इसको सुन के, ठीक है ना। रोग संकेत क्या है? जब आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाओगे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हें इंडिकेट करती है, या बीमार होने से पहले ही तुम्हें इंडिकेट करती है कि बाबू अब तुम बीमार होने वाले हो। जैसे मान लो कह रहा है कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरा शरीर पीला पड़ रहा है, मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या ब्लड की क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, वो एक संकेत है कि तुम किसी बीमारी से क्या हो, ग्रसित होने वाले हो। तुम्हारी आंख रेड हो गई, लाल हो गए, तुम्हें चक्कर आने स्टार्ट हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, रोग के संकेत होते हैं। रोग के लक्षण क्या हो गए? अब जब तुम किसी बीमारी से मान लो ग्रसित हो गए, तो रोग के लक्षणों में क्या हो सकता है कि तुम्हारे शरीर पर लाल धब्बे निकल आए, ठीक, तुम्हारे नाक से खून बहने लगे, तुमको इतना ज्यादा चक्कर आने लगे कि तुम पल पल पे क्या हो, बेहोश होने लगो। तो ये क्या हो जाएंगे, रोग के लक्षण। तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, पर इंडिकेट करने में और दिखाई देने में थोड़ा सा फर्क है। अब अगला हेडिंग है रोग निदान या निरूपण या डायग्नोसिस या डिजीज, जिसको कह रहे हो। देखो, रोग निदान की बात अगर देखी जाए तो वो डिपेंड करता है रोग विज्ञान पे या पैथोलॉजी पे। जैसे मैं मान लो किसी बीमारी से ग्रसित हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं किसी चीज़ से ग्रसित हो गया हूँ बीमारी से, तो मैं जाऊँगा किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर सीधे मेरा इलाज नहीं करेगा, वो डॉक्टर मुझे भेजेगा कहाँ पर, पैथोलॉजी पे, कि जाओ अपना जांच करा के आओ। पैथोलॉजी पे जाऊँगा, मेरे हाथ से या बॉडी से कहीं से भी वो 3 से 5 ml खून निकालेगा, उसको टेस्ट करेगा और उसके कारण, प्रभाव और लक्षण बताएगा। मतलब मुझे जो बीमारी हुई है उसके क्या कारण थे, उसका क्या प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा है, और वर्तमान समय में मेरे शरीर पर क्या उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में जो जानकारी हमें मिलेगी, वो जानकारी किससे मिलेगी, पैथोलॉजी से या रोग विज्ञान से। और वो रिपोर्ट लेके मैं चला जाऊंगा किसके पास, डॉक्टर के पास। तो रोगों के कारण, प्रभाव और लक्षणों के आधार पर वो मेरा क्या करेगा, उपचार करेगा, या करेगा रोग को ठीक करने की कोशिश करेगा। उसी प्रोसेस को क्या कहोगे, रोग निदान या निरूपण। उसमें वो क्या कर सकता है, रेडियोलॉजी का उपयोग कर सकता है, विकिरण विज्ञान जिसको कहता है, एक्सरे कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है। इन सब चीज़ों का वो क्या करेगा, उपयोग करेगा। और उपचार या चिकित्सा किसे कह रहे हो, या थेरेपी किसे कह रहे हो, तो पैथोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर क्या करेगा, औषधियों की सहायता से मेरे शरीर से उस रोग को हटाने या समाप्त करने की कोशिश करेगा। तो उसकी क्रिया को हम क्या करेंगे, उपचार या चिकित्सा। और लास्ट वर्ड है रोग रोधन या प्रोफाइलेक्सिस। मैं किसी बीमारी से ग्रसित हूँ, उस बीमारी को और ना फैलने दिया जाए, इसके लिए क्या कर रहा है डॉक्टर, मेडिसिन के थ्रू या औषधियों के थ्रू उसको फैलने से रोक रहा है, और उसे रोकने की क्रिया को ही क्या कह रहा हो, रोग रोधन। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों को मैं एक बार फिर से क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहला है फिजियोलॉजी, मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंगों के कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी या वर्किंग या कार्यकी, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। होम्योस्टैटिस, मनुष्य अपने शरीर की अस्थायी दशा को बनाने के लिए वातावरण के अनुसार क्या करता है, अपने शरीर की शारीरिक संरचना में बाहरी रूप से क्या करता है, परिवर्तन करता है। गर्मी के टाइम पे हल्के कपड़े, ठंडक के टाइम पे गर्म कपड़े, इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है। तो उसके शरीर की अस्थायी दशा सामान्य रूप से क्या हो रही है, बनी रह रही है, और वो बीमार नहीं हो रहा। और उसी अस्थायी दशा को बनाए रखने की क्रिया को क्या कह रहे हो, होम्योस्टैटिस या समस्थैतिकता।
दूसरा, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए कुछ शब्द हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है स्वभावजन्य या मूल रोग या इडियोपैथिक डिजीज। ऐसे रोग जिनके वास्तविक कारण अज्ञात हों, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त ना हो शुरुआती दौर पे, उस रोग को हम कहेंगे क्या, स्वभावजन्य रोग या मूल रोग या इडियोपैथिक डिजीज। जैसे कोरोना, शुरुआती दौर में हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। दूसरा है रोग संकेत। जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं तो हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि आप ग्रसित हो रहे हैं। शरीर का पीलापन, आँख में जलन, आँख का लाल होना, चक्कर आना, ये सब लक्षण होते हैं किसके, बीमारियों के, इसलिए इसे बोलते हो रोग संकेत। रोग लक्षण क्या होते हैं, रोग लक्षणों में क्या होगा, शरीर पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे, रक्त में शरीर कहीं कहीं क्या होगा, नीला पड़ने लगेगा, ये सब क्या लक्षण हो जाएंगे, ठीक है ना। चक्कर आना, भूख न लगना, ये सब क्या होंगे, रोग के लक्षण होंगे। रोग निदान या निरूपण क्या है, तो रोग निदान या निरूपण या डायग्नोसिस के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले कहाँ पर, पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में रक्त की सहायता से क्या करो, रोग के कारण, प्रभाव और लक्षणों को पता कर लो और एक रिपोर्ट बना के वो आपको दे देगा, और वो रिपोर्ट लेके हम जाएंगे डॉक्टर के पास और रोगों के कारण, प्रभाव और लक्षणों के आधार पर रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे विज्ञान, इन सब की सहायता से वो क्या करेगा, हमारा रोग निदान या निरूपण या डायग्नोसिस करेगा। और औषधियों की सहायता से किसी रोग को ठीक करने या समाप्त करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचार या चिकित्सा या थेरेपी। और किसी रोग को सामान्यतः तेजी से फैलने की क्रिया जो हो रही है उसमें, उसको स्लो करना, मतलब उसको और ज़्यादा फैलने से रोकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रोग रोधन या प्रोफाइलैक्सिस। अब हम किसी बीमारी से अगर ग्रसित हो रहे हैं, ये सब लक्षण वगैरह आ रहे हैं, तो कह रहे उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि रोग उत्पादक जीव, मतलब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे जीवों के संपर्क में आ रहे हैं जो रोग फैला सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। इन सब के कारण हम जब संक्रमित होते हैं तो हम क्या होते हैं, उस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो कुछ रोग उत्पादक जीव होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जिसके संपर्क में आने से हम क्या होते हैं, बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, और भी कुछ लिख सकते हो। आनुवांशिक रोग, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग या हेरिडिटी डिजीज। यह बीमारियां हमारे गुणसूत्रों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जीन की सहायता से। जैसे कह रहे हैं हीमोफीलिया, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है। वर्णांधता, ये भी पढ़ा है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस भी कह रहे हो, ठीक है ना। और एल्बिनिज्म, ये सब बीमारियां कैसी होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। और इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग या हेरिडिटी, जो हमारे डीएनए के जीन में होती हैं। तीसरा कारण ये दिया है वातावरणीय कारण या इन्वायरमेंटल काजेज। जैसे देखो करंट टाइम पे पोल्यूशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो हम इन्वायरमेंट में सांस लेने की क्रिया कर रहे हैं, तो वो हमारे फेफड़े में भी जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फेफड़े के कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सनलाइट बहुत ज़्यादा हो गई, यूवी रेज बहुत ज़्यादा हमारे स्किन पर पड़ रहे हैं, तो हमारे स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ गई। इन्वायरमेंट वगैरह धूप इतने ज़्यादा है कि हमारी स्किन जल जा रही है, तो स्किन कैंसर होने की संभावना वही यूवी रेज के कारण हो रही है। तो वातावरणीय कारणों में हम ये सब लिख सकते हैं। दूसरा है आहार संबंधी असंतुलन। आहार संबंधी असंतुलन कहने का मतलब ये है कि हम दूषित भोजन ग्रहण कर ले रहे हैं, हम ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं जो सही से पका नहीं है, हम ऐसी जगह खाना खा रहे हैं जो सही से भोजन बनाता नहीं है, हमारे खाने का टाइम फिक्स नहीं है, मतलब हम भोजन से संबंधित पूरी लापरवाहियां करेंगे, तब भी जाके हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और पांचवा और अंतिम कारण लिखा हुआ है आधुनिक जीवन शैली। हमारी जीवन शैली इतनी मॉडर्न हो गई है कि हमें घर के खाने उतने अच्छे नहीं लगते। हमको चाहिए क्या, बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा, इडली, फ्रेंच फ्राइज़, पकौड़े, समोसा, और भी समझ लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में हम खाने लगे हैं कि हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से ख़राब है। और खा तो खा ही रहे हैं और उसका टाइम भी फिक्स नहीं, चाहे जब खा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी आधुनिक जीवन शैली भी पूरी तरीके से क्या है, एक कारण है बीमार होने का। तो इतनी चीज़ें हो गई रोगों के कारण। हम कैसे कैसे बीमार हो सकते हैं, रोग उत्पादक जीव के कारण, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, और भी जो भी चीज़ें हों, ठीक। आनुवांशिक रोग, ऐसे रोग जो हमारे डीएनए में उपस्थित हों और गुणसूत्र में भी हों और जिनकी सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हों, स्थानांतरित हों।
जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, ये सब चीज़ें। वातावरणीय कारण, स्किन कैंसर, धूप में यूवी रेस होने की वजह से, पोल्यूशन होने की वजह से फेफड़े का कैंसर, धुआं बढ़ गया है, अस्थमा के पेशेंट हो गए हो, ये सारी चीज़ें किसके कारण हो जाएंगी? ब्रोंकियाइटिस जिसको कहते हो, ठीक है ना, वातावरणीय कारणों में। आहार संबंधी असंतुलन, हम ऐसी चीज़ों को खा रहे हैं जिससे हम क्या हो, बीमार हों, जो अधपके हों, पूरे प्योरिटी या सफाई से बनाए ना गए हों, उसमें जो मटेरियल यूज किए हुए हों वो अच्छे ना हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण जिसमें हम क्या करते हैं, आहार संबंधी असंतुलन। और हमारी आधुनिक जीवन शैली तो हमें ऑलरेडी बीमार कर ही रही है। जैसे मैं खुद इतने टाइम वीडियो बना रहा हूँ जबकि मुझे सोना चाहिए। संक्रामक रोगों का संचरण, मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस बीमारियों से या किसी बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है तो वो रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में किन कारणों की वजह से ट्रांसफर हो सकते हैं और कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, मतलब मुझे कोई बीमारी है और मैं किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहा हूँ तो वो बीमारी भी उसे हो जा रही है। जैसे कह रहा है कि मान लो मुझे HIV है, तो HIV होने के कारण मेरे से संपर्क में जब कोई आएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे, तो अगर सावधानियां नहीं बरती जाएंगी तो वो बीमारी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब बीमारियां क्या होती हैं, डायरेक्टली क्या होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाती हैं। कोई छींक पड़ा तो सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वो भी क्या होता है, डायरेक्टली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती हैं। और इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि मान लो कह रहा है कि मैं बीमार था, मुझे खून की ज़रूरत थी, कोई खून ले आया गया और उसको बिना टेस्ट के ही मुझे चढ़ा दिया गया, तो इनडायरेक्टली मैं उससे क्या होऊंगा, ग्रसित हो गया। मुझे HIV था, मेरे बॉडी का ऑपरेशन हुआ तो जो इक्विपमेंट यूज की गई, सीजर्स वगैरह, निडल वगैरह, मेरे बॉडी में ऑपरेशन के टाइम को उसको सही से स्टरलाइज नहीं किया गया, साफ नहीं किया गया, तो जब उसी से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया गया, ऑपरेशन किया गया, तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली मतलब न चाहते हुए भी अचानक हो जा रहा है किसी को, और डायरेक्टली वो तो कांटेक्ट में आने के कारण ही हो रहा है। तो बीमारियां दो तरीके से फैल सकती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कोरोना भी फैल रहा था, डायरेक्टली महामारी का रूप ले लिया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से भी फैला था और छींकने के कारण भी फैला था। और अप्रत्यक्ष जो छुआछूत वाली बीमारियां नहीं है, इनडायरेक्टली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैं अभी छींकूं, दरवाजे का हैंडल पकड़ लूँ, कोई और व्यक्ति उस रूम में आ रहा है, वही हैंडल पकड़ के दरवाजा खोलेगा, तो वो वायरस उसके हाथ में भी जाएंगे, मुंह पे पहुंचेगा, उसके बॉडी में भी जाएगा, वो भी बीमार होगा। तो वो इनडायरेक्टली हुआ। पर मैं उसके मुंह पे छींक दूं तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई, इससे ज़्यादा और कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद हम लोग सीधे बीमारियों पर आएंगे, टाइफाइड वगैरह से शुरू करेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको शुरू कर रहा हूँ, सुनकर आराम से लिखने की कोशिश कीजिए, लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और याद रह जाएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है, जिसे वर्किंग या कार्यकी भी कहते हो। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को वातावरण में ढालने की क्रिया करता है वातावरण के अनुसार, जिसके कारण उसके शरीर की सामान्य दशा या अस्थायी दशा नियमित रूप से बनी रहती है, तो उस अवस्था को होमियोस्टैटिस या समस्थैतिकता कहते हैं। और इन दोनों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हम किससे ग्रसित हो जाएंगे? रोग से। और उसके कितने इफेक्ट हमको दिखाई देंगे? इतने। पहला है स्वभावजन्य रोग या मूल रोग या इडियोपैथिक डिजीज। क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे रोग जिनके वास्तविक कारण अज्ञात हों, जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी पता ना हो, ना उनके होने का, ना उनके फैलने का, ना उनसे बचने का। तो उन रोगों को हम क्या कहेंगे? स्वभावजन्य रोग या मूल रोग। रोग संकेत या साइन ऑफ डिजीज क्या हो सकते हैं? आँख का लाल हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम, बीपी बढ़ जाना, ये सब क्या हो सकते हैं? रोग के संकेत। रोग लक्षण, शरीर पर कोई उसका प्रभाव दिखाई दे, धब्बे निकल आए, गर्दन नीले पड़ जाए यहाँ पे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के कारण क्या हो जाएगा? रोग लक्षण हो जाएगा। रोग निदान या निरूपण, उससे पहले हमको जाना पड़ेगा पैथोलॉजी पर या रोग विज्ञान केंद्र पर, जहाँ पर रोग के वास्तविक कारण, प्रभाव और लक्षणों को पता किया जाता है। उन तीनों की सहायता से रेडियोलॉजी द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा या जिसको भी यूज करो, एक्सरे द्वारा रोग क्या कर रहे हो? ठीक करने की क्रिया कर रहे हो, और उस क्रिया को क्या कहोगे? रोग निदान या निरूपण। और उपचार या चिकित्सा किसे कहोगे? पैथोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के द्वारा औषधियों की सहायता से उसको ठीक करने की क्रिया, उस बीमारी को या समाप्त करने की क्रिया को क्या कहोगे? उपचार या चिकित्सा।
और जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो तो उसके शरीर में जो रोग तेजी से फैल रहा है उसको फैलने से रोकने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस या रोग रोधन। और किसी व्यक्ति को रोग से ग्रसित होने के कितने कारण हो सकते हैं? तो 5 रोग उत्पादक जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब चीज़ें। आनुवांशिक रोग, वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। वातावरणीय कारण, स्किन कैंसर, यूवी रेज, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आहार संबंधी असंतुलन, हमारे खाने का जो भोजन है वो पूरी तरीके से साफ सुथरा नहीं है। आधुनिक जीवन शैली, हमारा डेली रूटीन खराब है जिसके कारण हमें टैट सिंड्रोम हो जाता है, टायर्ड ऑल टाइम जिसको कहते हैं। और कह रहा है कि वो जो रोग से हम ग्रसित हैं वो रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में डायरेक्टली भी फैल सकता है कांटेक्ट में आने पर, और इनडायरेक्टली भी फैल सकता है। तो चलो इसके बाद के जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? बीमारियों के बारे में उठाएंगे। पहले बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, फिर पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग, फिर पढ़ेंगे वायरस के द्वारा होने रोग। ऐसे लगभग हम लोग पढ़ेंगे कम से कम 30 बीमारियाँ, और एक सीरीज़ आएगी 1 मिनट की, 60 सेकंड में एक बीमारी को मैं समझाने की कोशिश करूँगा और उसी बीमारी को मैं फिर पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो वो शॉर्ट्स वीडियो आएंगी, उसको आप लोग भी अच्छे से देखते रहिएगा और शेयर करिए ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, तब तक बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल।